देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज पाकिस्तान में एक और बार प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से अदालती कार्रवाई देखी गई और आज भी इस अदालती कार्रवाई को मुकम्मल तौर पर नशर किया गया। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बेंच ने आज एक बार फिर से इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से अदालती सुनवाई की और कहा यह जा रहा है कि इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो हतमी फैसला है वो बहुत जल्द आ सकता है। आज भी इस हवाले से अदालती कार्रवाई जारी थी तो हम देखा कि वकला और चीफ जस्टिस और मोहतरम जजेस साहिबान के दरमियान जो जुमलों का तबादला हुआ, जिस अंदाज में गुफ्तगू हुई, वो काफी ज्यादा एक वक्त में शिद्दत इख्तियार कर गई और यहां पे इस बात का भी इशारा दिया गया कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसको उसकी समाअत को जल्द अज जल्द समेटा जाएगा। इसी हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करें, हमारे साथ ज्वाइन करें टेलीफोन लाइन पे सीनियर साहबी तजज़ियाकार जनाब जहांगीर सैयद साहब। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर साहब, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, अब लगता तो ये है कि ये अपने मंतकी अंजाम पे पहुंच रहा है, लेकिन क्या नताइज इसके एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं? जो आज अदालती कार्रवाई हुई उसको देखते हुए क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखिए, हमारे ही कुछ चंद ममालिक हैं जो प्रैक्टिस और प्रोसीजर पर इतनी बात करते हैं, इसमें उनमें इतनी बेचैनी पाई जाती है। इसकी वजह यह है कि अनरिटन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है ग्रेट ब्रिटेन का, उसमें तो आपको कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। और जो सारी प्रैक्टिसेस जो होती हैं आपकी, जो आप जो बरत रहे होते हैं उसी को याद रख के उसी पर जान दे रहे होते हैं, उसी की जो है तरजीहात होती है। तो यहाँ मसला इसलिए बन जाता है कि हम अगर प्रैक्टिस को लिखे भी हैं, उसको कानून भी बनाए, तब भी उसको खत्म करने में, देर करने में, वायलेट करने में कोई देर नहीं लगती। हमारे तो ऐसे हादसे होते रहते हैं, आइन की पामाली का, आइन मुअत्तल कर दिया जाता है, कहीं तोड़ दिया जाता है, क्या हादसा। सबसे ज्यादा अगर मजलूम कोई चीज है हमारी रियासत में तो वो आइन है, उसकी दर्जियां उड़ाई जाती हैं। अगर अभी ये जो फुल बेंच है, फुल कोर्ट का हियरिंग हुई है, उसके खिलाफ जो दलाइल दिए जा रहे हैं वो ऐसा है कि अभी दिमाग में ये बात क्लियर ही नहीं है कि भाई आप चाहते क्या है। ये वकला भी ये जो दलाइल दे रहे चाहते क्या है। ये जजेस ये कह रहे हैं कि देखें, अगर ये कि आइन का बनाने का इख्तियार वो है तो उसको एक्सप्लेन करने का, उसकी वजाहत करने का, उसकी तौज़ीह करने का इख्तियार जो अदालत को होता है। गलती इसलिए होती है कि वो उस इबहाम को दूर कर सके जो कानून में होता है और उसको कौन फैसला करेगा कानून के क्या मानी और क्या मुतालिब हो सकते हैं। एक ही तरीका होता है कि जजेस को ये इख्तियार दिया जाता है कि उसकी वजाहत की जाए। जब वजाहत में वजाहत एक कहा ये जा रहा है, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जनाब ये जो प्रैक्टिस प्रोसीजर है, ये जो है ऐवान ने बनाया है, हमारे मुंतखब नुमाइंदों का है और जो है इसमें ऐवान डाला हो या जेरी हो उसकी नुमाइंदगी है, लिहाजा ये कोई किताब वो जो है कोई अलहानी किताब का उसको दर्जा हासिल है। ये बात नहीं, इसमें तरजीहें होती रहती हैं, इसके कवानीन बनते रहते हैं और मौके, लेकिन जहाँ जो एम्बिगुअस सूरत होती है, जो वहाम होता है, जब पेचीदगी होती है, जो क्लियरिफिकेशन की जरूरत होती है, तो वो अदालतें करती हैं, उसको भी सिक्योर करने की जरूरत है। इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि हम आगे बढ़ने के लिए आइन को तहफ़्फ़ुज़ दें। और आइन को तहफ़्फ़ुज़ का मतलब ये है कि आप ऐवान में अगर से आइन आ रहा है तो वो इतना क्लैरिफाई है, इतना जो है प्योरीफाई है कि उसमें आप कोई बात की नहीं जा सकती। बात करने की जरूरत है, तो इसलिए तो अदालतें होती हैं। लेकिन जहांगीर साहब, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो मामला चला आ रहा है, ये पाकिस्तान की 75 साल जो अदालती कार्रवाई है, जो एक अदालती नॉर्म है, उसको तब्दील कर देगा अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, इसमें तब्दीली को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। आज यहाँ एक बहस ये भी सामने आई, मैं सुन रहा था कुछ लोगों की गुफ्तगू, वो ये कह रहे थे कि जिस पार्लिमान का तस्करा हो रहा है, वो पार्लिमान अक्सर हमारे जो तारीख है, जमहूरी तारीख की बात करें या हमारी ओवरऑल जो तारीख है, उसमें पार्लिमान का किरदार उतना साफ शफाफ नहीं रहा। बहुत से मौके ऐसे आए कि पार्लिमान रबड़ स्टैम्प की तरह इस्तेमाल हुआ और आज भी जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल तरतीब दिया गया, जिस उजलत में दिया गया और फिर उस वक्त जो पार्लिमान में जो तादाद होनी चाहिए थी वो तादाद भी मुकम्मल नहीं थी। वहां पे ऑलरेडी एक पामाली
हो रही थी कि जब 130 लोगों ने जब इस्तीफे दिए, उनके इस्तीफे मंजूर हुए नहीं हुए, उनके ऊपर री इलेक्शन होना था, वो नहीं हुआ। अगर वो तादाद होती और एक पार्लियामान फुल्ली तौर पर एक्टिव होती, फाल होती, और उसके ऊपर एक 2/3 मेजोरिटी के साथ कोई फैसला होता, तो शायद उसका वेटेज ज्यादा हो सकता था। ये एक बहुत कम तादाद ने एक बड़ा बिल प्रेजेंट कर दिया। लेकिन सेफ्टी जो है ना, अब ऐवान के लोग जो होते हैं, जो सियासी लोग होते हैं, वो ये देखते हैं कि वक्त के मुताबिक कौन सी चीज, उनका कौन सा कानून। हमारे यहाँ जितनी लाकानूनियत है ना, वो सब कानून के दायरे में। कि आप ये बोल रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो कानून का हिस्सा है। तो ये कानून का हिस्सा किसने बनाया? जो क्रिमिनोलॉजी जो है परवरिश पा रही है, हम उसको खत्म नहीं कर पा रहे हैं। ये वारदाती साइड पे होती है, इसलिए उसको बहुत कीनली देखना चाहिए, मान्यता देखना चाहिए कि ये जो अदालतें हैं, इससे मदद लेनी चाहिए। इनकी भी कोई सैंक्टिटी है और इनको भी आप जो है कोई ना कोई तहफ़्फ़ुज़ जरूर देते हैं। हम इसी चीज ही पैसों में मिलते रहे हैं हम 75 साल से कि कानून कौन बना रहे हैं और उसकी वजहात कौन कर रहा है। ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड चीज है। ये तो बहुत पहले की चीज तय हो जानी चाहिए। अगर होती है, अगर जजेस ये इससे कुछ सिक्योर कर सकते हैं, जब निजाम को सिक्योर कर सकते हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हुआ क्या है पहले, कितनी पामाली हुई है, कितनी है, तो मार्शल है ना, यहाँ तो उड़ा के रख दिया कानून का वजूद कई दफा खत्म हुआ, उसके बाद तात्पुर में पड़ा, मुअत्तल हुआ, क्या क्या तमाशे नहीं हुए। इस कानून को क्यों खत्म करना चाहते हैं? अगर इस कानून के खत्म होने से रियासतें कायम होती तो लोग सारे कानून ये आइन खत्म कर देते हैं। आइन तो आईना होता है हमारी जमीन का, कौम का, रियासत का आईना होता है। उसमें देखिए रिफ्लेक्सेस की उसमें कितनी ईमानदारी है, कितना तवाज़ुन है, कितना तवातुर से वो अपने कवानीन पर चल पाती है। हमारे सोच ही नहीं है। लेकिन जहांगीर साहब, एक सवाल ये भी है कि अदालती मामलात के जो प्रोसीजरल मैटर्स होते हैं, जो प्रोसीजरल मैटर्स हैं, उनके हवाले से क्या पार्लियामान ये इख्तियार रखती है कि वो उसमें रद्दोबदल करे और एक ऐसी रद्दोबदल की जाए जो कि साल से चली आ रही थी और गालिबन उसके कुछ बेनिफिशरीज हो सकते हैं, कुछ इफेक्टिव्स हो सकते हैं। तो आपको लगता है कि इसमें रद्दोबदल करना एक सही तरीके के कार से हुआ? देखिए, एक बात तो पहले ये है कि आपने पहले बिल्कुल ठीक कहा कि ये जिस तरह की सूरत हाल है, इसको तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए अगर, और तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलना चाहिए। ऐवान अपना रोल अदा नहीं किया। जो आपने मिसालें दी कि ये तो जिस ऐवान ने ये फैसला किया उसको 2/3 मेजोरिटी हासिल नहीं थी और उसके लोगों का जब पता भी नहीं था कि वो कहाँ से, जिस ऐवान के अंदर जो है हस्ब इख्तिलाफ फेक हो, जिसमें बना कर रख दी गई हो खुद ब खुद, और उससे आप उसके फैसलों पर आप वो कर रहे हैं। आखिर में क्या हुआ? वो कहाँ गई वो हस्ब इख्तिलाफ? अब जो नून लीग में ना, नून लीग की हिमायत में आ गई, जमात में मर्जर हो गई है, मर्ज हो गई है। ये ऐसे लोग होते हैं। कोई और एक और मिसाल है, वो ज्यादा पुरानी भी नहीं है। अभी हमने देखा कि जो इलेक्शंस के जो हवाले से इख्तियारात थे वो सदर पाकिस्तान से लेकर इलेक्शन कमीशन को दिए गए और फिर कुछ ही अरसा नहीं गुजरा तो यही सियासी जमातें अपने इसी फैसले के ऊपर नादिम नजर आई, शर्मिंदा नजर आई। तो अगर इन पार्लिमानी किरदारों के इस तरह के फैसले और इस तर्ज के फैसलों को हतमी फैसला समझा जाए तो कल तो खुद अपने फैसलों से मुकर जाएंगे, तो फिर क्या होगा इसका? देखिए, हतमी फैसले से नहीं होता, इसलिए अपील की गुंजाइश होती है, प्रोविजन होती है कि ये सफर आगे जाता रहे। जैसे जैसा वक्त आता है, उसकी जरूरियात होती हैं, उसके मुताबिक ये आइन आपके काम आता है। ये कोई मुस्तकब की स्टोरी, कोई स्टोरी है। ये जो है ना, एक ख्याल है, एक आगे बढ़ने का इंस्ट्रूमेंट है। अगर इस तरह के आप फैसले देते हैं और इसको रोक दें, इस अमली को रोक दें, अदालत को पूरा इख्तियार है कि जो कानून ह्यूमन राइट के खिलाफ हो, रियासत के खिलाफ हो, उसको इसकी वो वजाहत दे सकती है, एक्सप्लेनेशन दे सकती है, उसको खत्म कर सकती है। और नए कानून साजी के लिए खुद तो कौन कानून साजी नहीं कर सकती, लेकिन वो दस्तूर जो कानून साज इदारे हैं उनकी तरफ लौटा सकती है, इसको सही करें। ये तरीका होता है। जहांगीर साहब, आज की जो अदालती कार्रवाई, माजरत आपकी बात काट रहा हूं, आज की जो अदालती कार्रवाई हुई, ओवरऑल जो कार्रवाई हुई है,
हमने देखा इसमें अटॉर्नी जनरल हो या दूसरी तरफ के वकला हों, दोनों ज्यादा क्लैरिटी के साथ गुफ्तगू नहीं कर सके या अपने पॉइंट को नहीं रख सके, या पॉइंट को रखना चाहते थे लेकिन एक लार्जर बेंच का प्रेशर था, एक फुल बेंच का प्रेशर था जिसने शायद ये मौका उनको ना दिया कि वो अपनी बात को मुकम्मल कर सकते। कुछ भी इसमें हो सकती है बात, लेकिन एक चीज बड़ी सामने आई, खुल के सामने आई कि इस पूरी कार्रवाई के दौरान बिलखुसूस आज भी हमने देखा कि वकला और मौजूद जजेस साहिबान के दरमियान जो जुमलों का तबादला हुआ वो किसी भी तौर पे हम कहते हैं कि पार्लिमानी नहीं था, वो ऐसा नहीं था जो हम चाहेंगे कि हमारी आवाम सुनती, हमारे लोग सुनते, लेकिन आज ये सब नशर हुआ। ये क्या मैसेज देगा? देखिए ये खेल कुछ और है ना, इसके पीछे अगर हमारा इनका बिहाइंड द माइंड अगर आप स्टडी करने की कोशिश करें तो क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है, इनके अपने अपने कोई मकासद हैं जिसकी वजह ये करते हैं। कहाँ रियासत, कहाँ कानून की बालादस्ती, कहाँ ये सारी चीजें इधर से उधर से ये इतनी जल्दी तो बिक जाते हैं ये सियासी लोग, जिसको कहते हैं कि इनका एहतराम किया जाए। चलिए उनका एहतराम करना एक कानून और आइन की जिम्मेदारी एहतराम कर लेते हैं, लेकिन वो अपने आप से तो जवाब लें जी कि वो क्या कर रहे हैं, किन बहसों में उलझे हुए हैं। अगर अब तो फुल कोर्ट बैठ गया ना, अब तो कोई ये बहस रही नहीं कि आप जो है ना बिल्कुल फैब्रिकेटेड कोई बात हो रही है। आप तो लेकिन जहांगीर साहब इस फुल कोर्ट में भी हमने देखा ना कि मुख्तलिफ आ रही है सामने, मुख्तलिफ जहन से मुख्तलिफ चीजें निकल के सामने आ रही हैं। शायद आपने भी नोटिस किया होगा कि जो मौजूद जजेस साहिबान थे वो एक पेज पे नहीं थे और हो भी नहीं सकते, टेक्निकली भी नहीं हो सकते थे। नहीं, ये तो ब्यूटी है ना, अगर कोई डिफरेंट ओपिनियन है तो ब्यूटी है, इसको नहीं देखना चाहिए। लेकिन डिसीजन जो है ना बड़ा ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए, काबिल कबूल होना चाहिए, कौमी मफाद में होना चाहिए, अवाम के हुकूक की तर्जुमानी करता हुआ होना चाहिए, तो लोग इसको कबूल भी समझते हैं और फिर अदालतों की इज्जत भी होती है और ये अवाम के जो नुमाइंदे होते हैं ये भी सरखुरू होते हैं। इसकी ये देखिए, सबसे पहले हम जिस लॉस में बुरी हालत हमारी जहनी सतह हमारी गिर गई है कि हमको एक लम्हा ये नजर नहीं आता कि हमारे गोल्स क्या है, हमारे मकासद क्या है। बस लड़ाई 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 और क्रॉस टॉक। अभी ये तो पाबंदी लग गई है कि आज ही फैसला दे दिया जाएगा, ये हो सकता है दे दिया हो जाएगा। तो एक तो पाबंदी नहीं होती तो ये तो 6 साल जंग रह सकते। लेकिन जहांगीर साहब अगर इस पाबंदी की अगर मैं बात करूं जो आज बज़ाहिर नजर आ रहा है कि गालिबन आज कल या परसों में इसका फैसला सामने आ जाएगा, आपको नहीं लगता कि बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि शायद ये इतना हसास मामला है, इसके ऊपर और गुफ्तगू की गुंजाइश थी या और डिबेट हो सकती थी या और लोगों को इसमें शामिल किया जा सकता था? क्योंकि ये पूरे अदालती ढांचे का सवाल है और अगर यहां पे ये तब्दील होता है तो आपकी अदालती कार्रवाई मुकम्मल तौर पे असर नौ तरतीब पाई जाएगी। तो ये एक बहुत टेक्निकल मसला है, यहाँ पे इसको वक्त देना चाहिए था। नफ्सियाती इंसान की नफ्सियाती जरूरत ये होती है कि अगर किसी मौजू पे उसको कहा जाए कि सोचे और 100 साल तक सोचते रहे और फिर उसको कह दें कि आप फैसला दें और फिर 5 मिनट आप उसको देंगे, यार आप नया कुछ सोच सकते तो सोचिए। सोचने की इतनी नहीं है, ये देखना है कि डिसीजन क्या आता है, कहीं न कहीं रोकना पड़ता है चीज को, सोच को रोकना पड़ता है। लेकिन जहांगीर एक पॉलिटिकल एंगल भी तो है ना। अगर मैं एक पॉलिटिकल एंगल की बात करूं तो बहुत से लोग शायद इस बात का सवाल कर रहे हैं या वो कह रहे हैं कि अगर इतनी जल्दी में फैसला आएगा तो शायद उसमें कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो कवर ना हो। नहीं है मुनीर साहब, ये जल्दी नहीं है, ये सिलसिला आज से जारी नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क रहा है और इस पर डिबेट होती रही है। लेकिन एक ही सवाल ये था कि बेंच पूरा नहीं है, ये जो है सिलेक्टेड बेंच है, एक पुराने जो चीफ जस्टिस है उनके मुताबिक उनके जहन का ये है सारा खेल, तो इस तरह उस पर हम प्रश्न पैदा कर सके उसके ऊपर। अगर ये अब सारे जजेस बैठ रहे हैं, फुल बेंच है, बल्कि फुल कोर्ट है, तो अब आप क्या करेंगे? अब इसके बाद और क्या हो सकता है? लेकिन जो बुकरा की तरफ से ये एक डिससैटिस्फैक्शन का इजहार किया जा रहा है कि उनको दलाइल का मौका नहीं मिला या वो दलाइल उस अंदाज में नहीं पेश कर सके, आपको लगता है अगर कल को फैसला आता है और एक थिन लाइन से, मैं सपोज कर लेता हूं थिन लाइन से फैसला एक तरफ हो जाता है
किसी एक जज के फैसले ने पूरे फैसले का रुख तब्दील कर दिया, तो आपको नहीं लगता कि फिर ये अगेन डिबेटेबल होगा, इसके ऊपर फिर बहस होगी? और क्योंकि अब ये टेलीवाइज हो चुका, इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स, मुख्तलिफ एंगल्स लिए जाएंगे। 1000 साल तक बहस में पढ़ सकते हैं, लेकिन डिसीजन इज डिसीजन। जो डिसीजन होगा वही काबिल अमल होगा, वही हमारी जिम्मेदारी होगी। हम किसी को फॉलो कर सकते हैं, इससे ज्यादा कि हमारी जिम्मेदारी भी बोलने वाले। और अगर इसका एक पहलू ये भी ना जहांगीर साहब कि अगर पार्लियामान चाहे तो वो तब्दील कर सकती है, तो पार्लियामान बाइख्तियार हो जाएगी। इसका ये एंगल भी निकाला जा सकता है कि अगर पार्लियामान कल को कोई नई पार्लियामान आती है और वो इसको वापस तरमीम करना चाहती है, तो वो भी अपने फैसले में बाइख्तियार होगी। एक ही रास्ता है और बहुत मुश्किल है, ये हंगअप सिचुएशन है, उसमें एक ही रास्ता है कि 2/3 मेजोरिटी लेके आओ और आइन में तरमीम करो। 2/3 मेजोरिटी होती है तो ये उनका हक है। अभी तो यहाँ तो 2/3 मेजोरिटी नहीं थी, यहाँ तो एक सिंपल मेजोरिटी थी। सिंपल भी नहीं थी, सिंपल भी मेजोरिटी नहीं थी, वो अजीब जो इसे कहते हैं ना लंगड़ी लूली मेजोरिटी जी। उसमें जो है ना वो सारी चीजें शोकेस की तरह होती है कि वो जिसकी हस्बे इख्तिलाफ को पता नहीं हो कि वो बना के बैठा दी जाए, उस पर आप क्या कह सकते हैं इसके सर? जहांगीर साहब, मतलब आपको लग रहा है कि इस एक से 2 दिन में इसका फैसला आ जाएगा, और क्या इस फैसले को अभी प्रेडिक्ट किया जा सकता है? भाई देखिए, फैसला इसलिए आ जाना चाहिए कि बहुत सारे काम हैं, इनका सबसे बड़ा हदफ ये है कि ये जितनी पेंडेंसी है उसको क्लियर करें, कम से कम करें। अगर ये प्रायोरिटी उनकी है तो इनको इसी तरह फैसले करना चाहिए। सारी बातें हो गई, 10 साल से जो हम सुन रहे हैं ये प्रोसीजर ये है, इसी बहस में लगे रहेंगे। सबकी दुकानें चली हुई है वकला की, सब किताबें खोले हुए हैं और बात आगे नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब कहीं नीक नीति की जरूरत है ना, नीक नीति की कमी कहीं नजर आ रही है ना। अगर नीक नीति होती तो ये वो भी कबूल कर लेते हैं और इनकी मजबूरियां भी समझते हैं। ये लाखों रुपए की चीजों पे हम ऐवान को अगर कहें तो वो उनकी ओवर रह जाती है कि हमने उनकी इज्जत पर जो है वो वार किया। ठीक हो गया जहांगीर साहब, आपका मौकफ आ गया। आपके मौकफ का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से गुफ्तगू जारी थी। आपने सुना कि इस वक्त जो आज अदालती कार्रवाई हुई है, तासुरात तो यही हैं कि आज की अदालती कार्रवाई यकीन तौर पे किसी हतमी नतीजे तक अदालत को पहुंचा सकती है। लेकिन आज की अदालती कार्रवाई में एक बार फिर से दोहराता चलूँ, जो जिस अंदाज से गुफ्तगू हुई और जिस अंदाज से वकला और मौजूद जजेस साहिबान के दरमियान जो जुमलों का मुकालमा हुआ, तबादला हुआ, और वो जो एक सख्त जुमले इस्तेमाल किए गए और फिर एक तरह से नाखुशी का इजहार भी किया गया कि वो ज़्यादा मुतमईन नहीं है, शायद वक्त नहीं मिला, या वो अपने पॉइंट को एक बार फिर से टेकअप करना चाहते हैं। ये जो मामला आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से, वो यकीन तौर पे कोई अच्छी ऑप्टिक्स नहीं है। और ये ऑप्टिक्स क्योंकि टेलीवाइज हो रहे हैं, क्योंकि ये सारे कुछ मीडिया पे देखा जा सकता है, सोशल मीडिया पे देखा जा सकता है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन बड़ी मुख्तलिफ हो सकती है। और कहीं ना कहीं इस तरह की जो ऑप्टिक्स हैं वो बहुत से लोगों को अंदाज़ा लगाने के ऊपर भी मजबूर करते हैं कि क्या इस तरह का कोई फैसला आने जा रहा है या आ सकता है। और अगर इस तरह के कोई फैसले आते हैं और वो फैसले शायद एक थिन मेजॉरिटी के साथ अप्लाई हो जाए, इंप्लीमेंट हो जाए, तो यकीनी तौर पे इसके ऊपर बहुत से सवालात हैं जो उठेंगे। लेकिन अदालतों का काम है, अदालतें फैसले देती हैं और अदालतों के फैसले का एहतराम लाजिम होता है, उसको इंप्लीमेंट कराना लाजिम होता है। और अदालतों की रिट अगर कायम रहती है तो यकीनी तौर पे मुल्क और माशरे की रिट भी कायम रहती है। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो तस्करा करेंगे कि इसराइल और फलस्तीन के दरमियान क्या कुछ हो रहा है। चंद घंटों में सैकड़ों रॉकेट्स चला दिए गए, सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा आज भी खामोश तमाशाई है। आज भी एक खामोशी है कि जो मुसलमानों के कत्ल पे बेदरेक जिस अंदाज में कत्ल किया जा रहा है उसके ऊपर खामोश बैठे हैं और कोई अल्फाज नहीं उठाया जा रहा कि आखिर इस सब के पीछे कौन है, क्या वजूहात है। इसके ऊपर बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पर हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।
देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं। तस्करा करते हैं जो इसराइल और फलस्तीन में हो रहा है। गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों में सैकड़ों की तादाद में वहां पर रॉकेट्स फायर किए गए, कब्जा किया गया, बहुत से इंसानी जानों का ज़िया हुआ। और ये क्यों हो रहा है? आखिर ये बात जानना बड़ी ज़रूरी है कि हमने साल से इसराइल और फ़लस्तीन में जो कशीदगी देखी है वो आम तौर पे नज़र आती है, लेकिन ये सडनली इस हद तक एस्केलेट कर गई। तो आखिर इसके पीछे की क्या वजूहात हैं? क्या इसके पीछे कुछ और मकासद हैं या कुछ बड़े मकासद हैं जो आज आप तक या हम तक नहीं पहुंचे? इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब। इनसे जरा जानने की करेंगे कि जो इस वक्त जो एक वॉर जोन है उसकी पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे माइंडसेट क्या है। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। भैया साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर, हम अक्सर देख रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं कशीदगी होती है, लेकिन इट हैज एस्केलेटेड टू दैट एक्सटेंट। वो इतना एक्सपेक्ट किया गया था या नहीं किया गया था? देखिए, बड़ा मसला ये है कि कायद आज़म ने फरमाया था, हेलो जी सर जी, कि जब ये इजराइल का क़याम अमल में आया है तो उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों ने मिल के मुसलमानों के सीने में खंजर घोंप दिए जी, और वो लहू जो निकला ना वो आज तक चल रहा है 70 साल। आज ये जो हो रहा है अभी, ये कोई इम्प्रॉम्प्टू मामला नहीं है। इट इज a very well planned strategic move by Hezbollah as well as by Gaza people. इसमें वजह यह है कि पिछले एक साल से आप डॉट मिलाएं मुख्तलिफ इंटरनेशनल इवेंट्स की। उसमें एक यूक्रेन की वार है जी, जिसमें रशिया एक तरफ है और जिसको अभी मैं उस पर एक अलहदा व्लॉग भी करूंगा, मिस्टर प्यूटन की जो स्पीच है कि इट इज ईस्ट वर्सेस वेस्ट, क्या यस, तो उसका एक पहलू ये है। दूसरा, पिछले एक साल से इजरायली फोर्सेस ने एक अग्रेशन किया हुआ था और वो जो बैतलहम में और मस्जिद अक्सा में कत्ल गारत का एक बाजार गर्म था। जिसको चाहते थे वो उठा लेते थे, जिसको चाहते थे गोली मार लेते थे। अल जजीरा की वो एक रिपोर्टर थी, उसको भी मार दिया था। और एक तो ये दूसरी साइड है। तीसरी साइड ये है, एक ग्रेटर प्लान इजराइल ने बनाया हुआ है, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि अगर हम बाई वॉर कोशिश करते हैं अरब लैंड्स को लेने की, तो फिर उसमें दूसरी ताकतें आ जाएंगी और वो हो नहीं सकेगा। बिल्कुल। तो उन्होंने एक सॉफ्ट स्ट्रेटजी अपनाई जिसमें स्टार्टेड विद मिस्टर ट्रम्प। उन्होंने सऊदीया को, गल्फ को, यूएई को कन्विंस करके इजराइल को एक्सेप्ट करवाया जी। गल्फ और यूएई ने तो कर लिया है, बहरीन ने भी कर लिया और भी छोटे मोटे मुल्कों ने। सऊदीया इज ऑन द ईव ऑफ डूइंग इट और प्रेशर पाकिस्तान पे भी है जी। वो प्लान ये है कि एक जैसे यूरोपियन यूनियन है, इस तरीके से एक मिडिल ईस्ट यूनियन बना दी जाए और जिसमें फिर एवेंचुअली जो ओवर पावरिंग इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर होगी वो इजराइल हो। अब वो नाम की तो यूनियन होगी, बट बेसिकली उसकी डोरे जो हैं वो वॉशिंगटन और लंदन और तेल अवीव से हिलाई जाएंगी। सही। एंड एवरीबॉडी विल बी सबसर्विएंट टू इन दैट यूनियन। और इसमें वो सबसे बड़ी हर्डल जो थी वो एक सऊदी अरब था, जिसको उन्होंने ग्रेजुअली आई थिंक राम कर लिया है, और दूसरा पाकिस्तान। कोई समझते हैं कि पाकिस्तान और ईरान जब तक हैं तो ये प्लान कामयाब नहीं हो सकता। और रशियंस भी इस बात को जानते हैं और चाइनीज भी जानते हैं। अभी चाइनीज की जो स्टेटमेंट आई थी यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल से पहले, और अभी जो रशिया का भी आया कि इमीडिएट सीज फायर, दोनों जानते हैं कि ये मेजर प्लान क्या है। आप सारी डॉट्स को मिलाएं
तो आपको एक सिनेरियो समझ आ तारिक साहब, ये इसी मेजर प्लान का तस्करा करना है, क्योंकि अब माजर में अंदर इन्होंने ये किया है जी, ये जो गजा के जो, मैं तो उनको हुर्रियत पसंद कहूंगा, ये मिलिटेंट कहते हैं, ठीक है ना, और हिफ्जुल्लाह, इन लोगों ने इस प्लान को सैबोटाज कर दिया। इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें और भी उभर के आई। एक, इन स्पाइट ऑफ क्लेमिंग दैट द इजरायलीज हैव द बेस्ट एयर डिफेंस एंटी रॉकेट सिस्टम, दे फेल्ड। एग्जैक्टली। दूसरा जो पॉइंट उभर के आया है वो ये है कि पेनिट्रेशन इनटू इजरायली टेरिटरी कैन बी डन, ठीक है ना। और तीसरा ये आया कि इट वाज ए ग्रेट इंटेलिजेंस फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ। तारिक साहब, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है, सॉरी मुझे प्लीज एलैबोरेट कीजिएगा, कि जिस आयरन डोम की बात कर रहे हैं आप, जो डिफेंस सिस्टम है इसराइल का, जिसका हमने देखा कुछ अरसे पहले भी, जो गाजा से जो रॉकेट्स फायर किए गए तो उसको हवा में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इस बार वो आयरन डोम टेक्नोलॉजी पूरी तौर पे फेल हो गई, किसी भी जगह पे वो कारआमद ना रही। दिस कुड बी द प्लान कि ये अटैक्स होने दिए जाए एंड लेट द सिचुएशन गो बियॉन्ड सच वेज के फिर वहां पे इसराइल अपने टर्म्स को डिक्टेट कर सके और फिर जो अपने वो हीनियस प्लान्स है उसको इंप्लीमेंट कर सके। नहीं, मैं नहीं समझता ऐसा। उसकी वजह यह है कि पहले मैंने देखा भी, इस पे पहले एक दो दफा आपने टेलीविजन पे भी डिस्कशंस हुई हैं। पहले जो 2-3 दफा, आज से 6 महीने साल पहले इन्होंने अटैक किए थे, उस वक्त भी आयरन डोम डिड नॉट वर्क जी। मैंने उस वक्त भी कहा था कि टेक्नोलॉजी की अपनी कुछ लिमिटेशन, उसमें लोअर स्पेक्ट्रम, मिडिल स्पेक्ट्रम, हायर स्पेक्ट्रम। अगर फॉर एग्जांपल मैंने 10 ऐसे मिसाइल सिस्टम लगाए हुए हैं तो वो केटर करेंगे 10 या 20 या 40 सही या 50 रॉकेट को। लेकिन मैं अगर मल्टीपल रॉकेट सैकड़ों हजारों की तादाद में फायर कर देता हूँ और उनको मल्टी डायरेक्शनल से लेके जाता हूँ तो सिस्टम जो है ना वो ग्लिच कर जाता है, कोलैप्स हो जाएगा, वो कोलैप्स हो जाता है, वो नहीं पकड़ सकता। इसी तरह मैंने S-400 में भी कहा था कि S-400 इज एक्सीलेंट एंटी डिफेंस वेपन, बट इंडिया ने इसको बड़ी गलतफहमी है, इसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे क्योंकि द स्पेक्ट्रम ऑफ टाइम जो है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज हार्डली ए मिनट एंड ए हाफ, जब अगर फायर हम मिसाइल करें तो उसमें S-400 एक्टिवेट होते और करते करते कैपेसिटी इश्यूज भी हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, एक चीज और प्लीज को रेक्टिफाई कीजिएगा। हमने देखा कि जब हमास की तरफ से ये सारा अटैक हुआ, इनिशियली जो फुटेजेस आई उसमें पूरी दुनिया ने कहा कि औरतें हैं, बच्चे हैं। इनफैक्ट मैं देख रहा था कि हमारे यहां भी कुछ लोग हैं वो इस तरह की ह्यूमन राइट्स की बातें कर रहे थे, राइटली सो, एंड आई टोटली एग्री टू दैट। बट जब इसराइल ने अटैक किया और अब इत्तलात ये हैं कि रोड्स ब्लॉक कर दिए, पानी ब्लॉक कर दिया, फूड ब्लॉक कर दिया, और जितनी बड़ी तादाद में वहां से अटैक हो रहा है, नोइंगली कि ये सारी वो आबादी है जहां पे कोई इस तरह का एलिमेंट नहीं रहता, वहां पे पूरी दुनिया खामोश है, तमाशाई बनी हुई है। व्हाई एवरीवन इज सो साइलेंट ऑन दिस वे? देखिए अनिल साहब, इट इज ए रियल पॉलिटिक्स। कुछ जर्नलिस्ट भी और कुछ हॉकिश एलिमेंट कमांडर्स वगैरह जो हैं उन्होंने पैलेस्टीनियन को कॉकरोचेस कहा है। क्या जी? दे आर कॉकरोचेस, ठीक है ना, एंड दे आउट टू बी किल्ड। और अगर ये माइंडसेट है, और जहां तक अमेरिकन का या मैं अमेरिकन नहीं कहूंगा, वेस्ट का या दूसरे यूरोपियन यूनियन के जैसे जर्मनी है जो खुद शिकार रहा है ज्यूज के फाइनेंशियल सिस्टम का, और उन्होंने एंटी ज्यू सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कुछ हुआ मैं उसमें जिक्र नहीं करता, लेकिन वो भी अभी उर्सुला का कल एक बयान आया है कि इजराइल इज वाइब्रेटिंग डेमोक्रेसी और इसके ऊपर अटैक हुआ है, इट इज अटैक ऑन अस एंड वी आर सॉलिड। तो उससे बड़ा विद इन जर्मनी में भी बड़ा क्रिटिसाइज हुआ है और उनके राइट विंग वाले भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप क्या बात कर रही हैं। तो मुसलमानों का खून तो अर्जा है इसलिए कि हम यूनाइटेड नहीं है जी, ठीक है ना जी।
जब तक आप में यूनिटी नहीं आएगी, हम देखिए ह्यूमन राइट की वायलेशन घर से शुरू होती, अगर हम नहीं करेंगे तो दूसरे भी हमसे फायदा उठाते हैं। तारिक साहब राइटली पॉइंटेड आउट, प्लीज मुझे ये बताइए कि जो सऊदी अरेबिया का एक हम देख, आप यू सेड के बिल्कुल सही है कि सऊदी अरब वाज ऑन द वर्ज के इस्राइल को एक्सेप्ट कर लेते और फिर वहां से ट्रेड एंड दीगर जो मिलिट्री असिस्टेंस है वो भी एक तरीके से शुरू हो जाती। नाउ आफ्टर दिस इंसिडेंट डू यू थिंक कि सऊदी अरेबिया के ऊपर ये प्रेशर होगा कि वो इस्राइल को एक्सेप्ट ना करें, या शायद वो प्रेशर अब बढ़ चुका है इस्राइल को एक्सेप्ट करने के लिए? इट कैन वर्क बोथ वेज, और ये अभी देखना है कि ये पहला मरहला जो है ये सीज फायर का है। मेरा अपना ख्याल है कि ये सीज फायर उस वक्त करेंगे इजरायली जब दे विल इन्फ्लिक्ट कॉन्सिडरेबल डैमेज इन गजा एंड मे बी इन दी अदर पैलेस्टीनियन एरिया। और इसके साथ आप देखें आज अमेरिकन, आई डोंट नो, इट वाज एयरक्राफ्ट कैरियर और वॉरशिप, it has landed near the sea coast of Tel Aviv, and they are announced that we are fully behind Israel. तो अब ये सीज फायर आज होती है, 2 दिन बाद होती है। एक तो ये डिटरमाइन करना होगा कि ये किस तरह की सीज फायर होती है, इसके क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स तय होते हैं, उसके बाद डिप्लोमेसी की बारी आई। बट तारिक साहब, जो आप कह रहे हैं अमेरिका जिस अंदाज से इन्वॉल्व हो रहा है, इनफैक्ट मैं इंडिया की तरफ से भी देख रहा था कि उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, डू यू थिंक कि अगर इस तरह के न्यूक्लियर कंट्रीज फिर इस सब जंग का हिस्सा हो जाएंगे तो आर वी हेडिंग टुवर्ड्स, और इज देयर एनी सिंसियर अलार्मिंग सिचुएशन कि हम एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ सकते हैं? क्योंकि अगर इस तरह के प्लेयर्स जब आ जाते हैं तो फिर आपको पता है थिंग्स कैन गो आउट ऑफ कंट्रोल वेरी क्विकली। नहीं, मैं नहीं समझता कि इट विल गो आउट ऑफ कंट्रोल। उसकी वजह के हमास की जो कैपेबिलिटी है, उन्होंने जो अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी दिखाई है वो वेरी लॉडेबल है, और उन्होंने जो कुछ अचीव किया है, लेकिन उससे बियॉन्ड टू एनगल्फ ऑल द कंट्रीज इन वॉर, आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जबकि एक राइट पे आपके यूक्रेन की जंग हो रही है, इधर ये आ जाए तो मेरा नहीं ख्याल, उधर कोसोवो में भी टेंशन है। और जहां तक इंडिया का ताल्लुक है, इंडिया इज प्लेइंग ए डबल गेम। वो पैलेस्टीनियन को भी डिसीव करता है और वो अमेरिकन को भी बिहाइंड द टेबल यस यस करता है। ठीक है ना? ठीक हो गया। शक्कर का जो डिप्लोमेसी है वो यही। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड पॉइंट ऑफ व्यू। और अब यकीनी तौर पे एक बड़ा टेक्निकल इशू है, क्योंकि ये पूरी दुनिया को एक तरीके से घेरे हुए इसराइल में जो कुछ हो रहा है, और इसराइल की जो कुछ तरफ से किया जा रहा है, जो बर्बरियत है, जो जुल्म है, जिस अंदाज से नियत फ़लस्तीनियों के साथ जो कुछ वहाँ पे किया जा रहा है, यकीनी तौर पे एक बहुत दर्दनाक मनाजर है। और वहाँ पे जो पावर का यूज़ है, जिस अंदाज से किया जा रहा है, वो एक और अलार्मिंग फैक्टर है। ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये जमीन के टुकड़े के लिए नहीं हो रहा। बहुत से लोग इस बात को एक तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि चंद किलोमीटर का एक जमीन का टुकड़ा है जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा है, बट ये जो कुछ इस वक्त फ़लस्तीन में हो रहा है, जो कुछ वहाँ पे एक माहौल क्रिएट हुआ है, ये इससे कई ज़्यादा बढ़ के ये आप कह लें कायद की जंग है, ये कह लें नजरिए की जंग है, इसमें बहुत कुछ शामिल है। इस सवाल से गुफ्तगू करने हमारे साथ ज्वाइन करें सीनियर साहब तजज़ियाकार जनाब MM आलम साहब। इनसे भी ज़रा जानने की कोशिश करेंगे जो फ़लस्तीन में इस वक्त जो कुछ हो रहा है और जो इस वक्त रिसेंट डेवलपमेंट है, उसमें इसराइल कहां पे मौजूद है और हमास और फलस्तीनी अवाम कहां पे मौजूद है। MM आलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, प्लीज एलैबोरेट कर सकें कि जो इस वक्त हो रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त इस शहर में जकड़े हुए कि आगे ना जाने क्या होगा, इस सूरत हाल कहीं बेकाबू ना हो जाए। ऑलरेडी पूरी दुनिया ने यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से काफी सफर किया है, और अगर यहां पे एक और महाज खुल जाता है तो वो किसी भी तौर पर ओवरऑल दुनिया की इकोनॉमी के लिए अच्छा ना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, दुनिया की इकोनॉमी के लिए अच्छा हो ना हो, फलस्तीनी पिछले 50 साल से अपने बच्चे कुर्बान कर रहे हैं अपने वतन के लिए जी, और उनके बच्चों का खून महंगा हो जाए और सस्ता हो जाए और पेट्रोल महंगा हो जाए, ये कोई तुक नहीं बनता। देखिए, फलस्तीनी एक मुतालबा रखते हैं सामने, उसमें अक़वाम मुत्तहिदा ने भी करारदादें पास की हैं, लेकिन फलस्तीनी महसूस किया कि दुनिया इसराइल को बहुत ताकतवर समझ रही है, जिसका एक सैंपल सामने आया एग्जाम्पल
कि यूएई ने जो है उसे तस्लीम किया, बाकायदा वहाँ आर्म्स रफ्त शुरू हो गई, फिर दीगर ममालिक भी इसमें शामिल हुए। पाकिस्तान का भी जिक्र आ रहा था कि पाकिस्तान भी जो है अंडर प्रेशर है और इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है जी। सऊदी अरब के बारे में कहा जा रहा था कि इसी हफ्ते में जिसमें ये मार्का शुरू हुआ है फलस्तीन का जी, सऊदी अरब ने वहां विजिट करना था उस खित्ते का जी, तो सऊदी अरब की तरफ से भी नरमी दिखाई गई। तो फलस्तीन के जो रहनुमा हैं, उनकी तंजीम हमास के जो रहनुमा हैं, उन्होंने महसूस ये किया कि मुसलमान ये समझ रहे हैं कि फलस्तीन कोई इसराइल को बहुत बड़ी ताकत है और इसराइल के बगैर हम अरब में सुकून से रह नहीं सकते, बिजनेस कर नहीं सकते। और इसराइल को बहुत बड़ा चढ़ा के अमेरिका ने पेश किया। असल तो इसराइल बगल बच्चा बदमाश है अमेरिका का। इसराइल की तो कलई खोल दी, इसराइल की तो हकीकत खोल दी ना हमास ने कि ना उसके पास इंटेलिजेंस निजाम है, ना उसके पास वो ताकत। टेरिबल फेलियर है, टेरिबल फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस और टेरिबल फेलियर ऑफ टेक्नोलॉजी। जी, तो वो जो जहनों पे छाया हुआ था इसराइल का, अरब ममालिक पे भी, पाकिस्तानी हुक्मरानों के भी, पिछली हुकूमत जो देखें इमरान खान की हुकूमत थी उसमें भी बार बार जो अरकान असेंबली से तकरीर कराई जाती थी कि इसराइल को तस्लीम करो तो हमारी मईशत अच्छी हो जाएगी, इसराइल को तस्लीम करो तो हम ताकतवर हो जाएंगे, इसराइल को तस्लीम करो तो हमें इतना फायदा हो जाएगा। तो हमास ने इस चीज को महसूस किया कि मुसलमान जो है इसराइल से ताइब हो चुके हैं, मरूब हो चुके हैं, जिसको इंग्लिश में कह लेके इंस्पायर हो गए हैं कि इसराइल बहुत ताकतवर है और बहुत टेक्नोलॉजी के लेस एक मुल्क का नाम इसराइल है। तो हमास ने ये हमला करके इसराइल को तो नेकेट कर दिया कि इसराइल जो है ना उसके पास कोई इंटेलिजेंस का निजाम है, ना वो ताकतवर है। अब इसराइल सिर्फ एक ही काम कर सकता है कि निहत्ते फलस्तीनियों पर बमबारी करे, जो वो कर रहा है। अब तक वो 500 के करीब शहीद कर चुका है, जिसमें अक्सरियत बच्चों की और औरतों की है। बिल्कुल। अब इसराइल की जो सलाहियत सिर्फ इतनी रह गई है कि वो आम पब्लिक पे बमबारी करे और उन्हें शहीद करे, जबकि हमास ने इसराइल के जर्नैल पकड़े हुए हैं। इसराइल को शर्म आनी चाहिए, वो फौरन यूएनओ में जाए, जंग बंदी करे, उसको शर्म आनी चाहिए बच्चों पे औरतों पे बमबारी कर रहा है, बजाय इसके कि वो दुनिया के आगे शर्मिंदा हो कि उसका इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, सोते हुए उसके जर्नैलों को उठा के लेके चले गए वो। और अब भी इस वक्त 8 मकामात पे मौजूद हैं हमास के कमांडोज। अब जंग हो रही है इसराइल के अंदर जी, पहले जंग होती थी इसराइल से बाहर गजा की पट्टी पे जी, अब जंग ये हो रही है इसराइल के अंदर हो रही है, और इसराइल के अंदर जंग हो रही है, इसराइल संभाल ही नहीं पा रहा है। एग्जैक्टली यही पॉइंट है एमएम आलम साहब कि हम देखते थे इसराइल का एक आयरन डोम टेक्नोलॉजी है, फिर टेक्नोलॉजी में वो पूरी दुनिया को वॉरफेयर टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है, उससे वो बड़े पैसे कमाता है। पहले तो ये एक जो तासुर था कि इसराइल टेक्नोलॉजी में, वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में इतना आगे, एक तो ये तासुर जाहिल हो गया। दूसरा, पहले इसराइल के लिए कदरे आसान था कि वो सरहद के उस तरफ अटैक करता। अब अपनी सरजमीन पे इसराइल कैसे अटैक करेगा जब उनकी अपनी जमीन जिसको क्लेम करते थे, सेल्फ क्लेम करते थे कि उनका हिस्सा है, अब तो फौज दूसरी तरफ की फौजें उनकी अपनी जमीन पे आ चुकी हैं। देखिए, मुजाहिदीन ग्रुप जो है, जो हमास फहरिस्त है फलस्तीन की तरफ से, वो अंदर दाखिल हो चुके हैं जी, ठीक है। और ये अब एक, अगर मैं छोटी अकल का आदमी हूं, मैं सोचूं थोड़ी देर के लिए कि भाई आप एक दूसरे मुल्क के अंदर चले गए और इतना ताकतवर मुल्क है, उसके पीछे अमेरिका और पूरा आलम कुफर है, पूरा आलम कुफर उसके पीछे खड़ा हो गया है। अब आप क्या करेंगे? वापस आएंगे या वहां रुकेंगे? क्या होगा? लेकिन जो अगर किसी अच्छे दिफाई तज्जियाकार से आप पूछें तो वो आपको यही कहेगा कि हमास ने जाने से पहले हिकमत अमली बनाई होगी। ऐसा नहीं है कि हमास अंदर कूद गई, अंदर चली गई, उनके जर्नल गिरफ्तार कर लिए, फौजी अफसरान गिरफ्तार, कई सैकड़ों फौजी उनके मार भी दिए, और ये तो बहुत थोड़ी तादाद बताई जा रही है, जो हलाकतों की तादाद आ रही है। इसराइल में 700, इसराइल में बहुत कहीं ज्यादा, इससे ज्यादा तादाद है, और अरबों रुपए की टेक्नोलॉजी, अरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी खराब हो गया, और उनके जो मशीनरी है वो तबाह कर दी है। अब असल मामला जो अब आएगा ना मुनीर साहब, वो ये है कि हमास ने वहां स्टे करना है या बाहर निकलना है, ठीक। और बाहर निकलना है तो क्या स्ट्रेटजी है? क्या इसराइल अपने कैदियों को अहमियत देगा कि जो हमास के पास है?
अगर इसराइल अपने कैदियों को अहमियत देगा तो लाजमी जंग बंदी करेगा, और अगर इसराइल ने, ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि ये काफिर कुफरा जो मुल्क है ये अपने लोगों को जो है ना प्रोटेक्ट करते हैं, ये हमारी तरह नहीं है कि छोड़ दिया। तो अभी देखें इसमें आगे चल के क्या आता है कि हमारी की पॉलिसी अगली क्या होगी। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये रुकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मानना हमारे पास वक्त अपना महदूद है और इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में आपसे सवाल से गुफ्तगू भी जारी रहेगी। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया। अपने मेजबान मुनीर को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।